गुड मॉर्निंग। तो ये हमारी गिरिराज की क्लास है। हमारा जो पिछला न्यूज़पेपर था वो आधा रह गया था, तो वो 3 फरवरी का, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने उस तरीके से छोड़ दिया था। एक न्यूज़ है, वैसे ही हिमाचल के लिए तो नहीं है, ये पूरे इंडिया के लिए है। ऊर्जा के क्षेत्र में मूक क्रांति का गवाह बन रहा है भारत। तो इसमें यह है कि जो हमारी एनर्जी का जो हमारा क्षेत्र है उसमें इंडिया की क्या है कि जो एनर्जी हमें चाहिए और उसमें एक अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो फोकस इस पे किया जा रहा है वो है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। और दूसरा ये है कि जो इंडिया है वो सेल्फ रिलायंट हो रहा है अपने एनर्जी के रिसोर्सेज में। तो पहले क्या था, ज़्यादातर में डिपेंडेंसी बाहर से भी रहती थी, अब तो धीरे धीरे वो कम होने लगी है। और कम होने के पीछे ये वजह है कि क्या बाहर से क्रूड ऑयल लेता है, उसके बाद यहाँ पे उसको रिफाइनरी में ले जाके उसको रिफाइन करके यूज़ करते हैं। और उसके ऊपर क्या हो रहा है कि कुछ जैसे गैस हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, और जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी से बिजली बनती है, तो ये सारी चीज़ें मिला के ये हो रहा है कि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि एनर्जी के जो सोर्सेज है हमारे पास एक वाइबल सोर्सेज आते जा रहे हैं। तो इसके ऊपर है। और दूसरा ये है कि अब धीरे धीरे कहाँ को जा रहे हैं हम, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। और उसके लिए जाना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो पेरिस एग्रीमेंट है उसमें क्लियरली बता रखा है कि सभी कंट्री को अपना अपना INDC करना पड़ेगा। INDC है यहाँ पे इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इस कंट्रीब्यूशन में क्या होगा कि हर एक कंट्री को अपने लेवल पर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि कितना वो कम कर रहा है। तो उसकी तरफ जाते हुए हमने क्या कर रखा है कि टारगेट रखा हुआ है कि आने वाले टाइम में 2022 तक क्या करेंगे हम, 175 गीगावाट जो बिजली है उसको रिन्यूअल जो रिसोर्सेज है उससे जनरेट करेंगे। बट अब उसको क्या कहते हैं, बढ़ा दिया गया, उसका टाइम ही बढ़ा दिया है, 2030 कर दिया है। और उसकी जो क्वांटिटी भी बढ़ा दी है 2000, अब इसकी 450 से 500 कर दी है। तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो अब इसमें कुछ बातें बताई गई है। स्वच्छ ऊर्जा का योगदान 30% हो गया है, जो वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में 24.9% था। तो जो हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी है वो बढ़कर 30% हो गई है। और आगे हमने टारगेट रखा भी है कि 2030 तक क्या करना है, हमने जो टोटल हमारी एनर्जी है उसका जो 40% है वो रिन्यूएबल एनर्जी से होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन वैसे प्रीलिम्स के लिए बनते हैं, क्या क्या हमने टारगेट रखे हुए हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो हमारा टारगेट है 2030 तक वो 40% है। तो इसमें क्या है कि जो पारंपरिक ऊर्जा के जीवाश्म ऊर्जा है जिसमें तेल, गैस, कोयला आदि का उपयोग होता था, उससे हम किधर जा रहे हैं, स्वच्छता की तरफ जा रहे हैं। और अब हम आत्मनिर्भर हो गए और ऊर्जा की कुल आवश्यकता के 99.6% भाग की उपलब्धता होने लगी है। तो ये इतना परसेंट हमारे पास होने लगा हुआ है। तो इसमें कुछ ये जो फैक्ट्स है इतने ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है बट हाँ ये है जैसे यहाँ पे भारत में 95% लोगों के घरों में बिजली पहुंच चुकी है, और 98% परिवारों को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन भी पहुंच गया है। उनके पास मतलब गैस भी है, अब बिजली भी है। तो करीब 95 और 98% हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, और जो गैस कनेक्शन है वो भी पहुंच गया है। अब इसमें क्या करना है, आपने खुद अपने लेवल पे एक थोड़ा सा इसको देखना है। भारत 2020 ऊर्जा नीति समीक्षा रिपोर्ट, तो हमारी जो एनर्जी पॉलिसी असेसमेंट जो रिपोर्ट है, एनर्जी पॉलिसी असेसमेंट रिपोर्ट है 2020 का, उसको आपने एक बार खुद देखना है कि इसमें क्या क्या बातें बताई गई है, क्योंकि ये आपके मेंस के मतलब सिलेबस का पार्ट है। और उसी तरह से गवर्नमेंट लॉन्च किया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, और जिसमें क्या होगा, उज्ज्वला योजना और शहरी गैस वितरण नेटवर्क। तो उज्ज्वला योजना में क्या होगा, सभी गाँव में कनेक्शन दिए जाएंगे सिलेंडर के। और उसी के तहत एक और है शहरी गैस वितरण नेटवर्क। तो शहरी गैस वितरण नेटवर्क में क्या होगा कि जो गैस है खाना पकाने वाली, वो लोगों के घरों में पाइप से जाएगी, मतलब उससे सीधा कनेक्शन जाएगा, सिलेंडर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उसमें भी क्या है कि 28 करोड़ परिवार इसके दायरे में आने वाला है। तो 2 स्कीम है यहाँ पे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और शहरी गैस वितरण नेटवर्क। तो इसी तरह से क्या है, अब आगे हम कहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की जो कार्स है उसकी तरफ भी जाने लगे हुए हैं। तो बैटरी वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये इसके ऊपर है आर्टिकल। अब नेक्स्ट जो हिमाचल वाली जो न्यूज़ है ये बहुत बारी पीछे रिपीट होती जा रही है, तो सिर्फ इसके मैं अभी मतलब डिटेल में नहीं डिस्कस करूँगा। इसके जो बेसिक पॉइंट्स है वही बताऊँगा बस। अब क्या है, सरकार की योजना कृषि, बागवानी, पनबिजली परियोजना के क्षेत्र में हिमाचल बुलंदी पर ले जाने की है। तो सरकार अब किस तरफ ज़्यादा अपना जो मेन टारगेट फोकस किया हुआ है वो है, सरकार बागवानी,
पनबिजली और औद्योगिक विकास के लिए क्या हुई है, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट। तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट्स है तो उसको भी हमने थोड़ा थोड़ा पीछे डिस्कस कर रखा है, पिछले जो हमारे न्यूज़पेपर रहे थे जो धर्मशाला में हुई थी, और उसमें कितने मेमोरेंडम साइन हुए थे, कितना का टारगेट रखा हुआ है, कितना हमारे पास इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, और उसकी ग्राउंड लेवल पर एक मीटिंग भी हो चुकी है। तो इन सब का जो मकसद है वो, इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का जो मकसद है वो है हिमाचल के अंदर इन्वेस्टमेंट को लेकर आना। अगर इन्वेस्टमेंट आएगी तो यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ेगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या है, लोगों का रोज़गार मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ेगा। तो ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट है। तो आने वाले टाइम में क्या होगा, इस मीट के ये जो मीट है इसकी आगे फर्दर और भी छोटी छोटी समिट्स होगी, और जिसमें इसके ऊपर प्रॉपर उधर एक समीक्षा करना, इसकी इंट्रोस्पेक्शन करना कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ इसमें बात की गई है। और हवाई सेवाओं के लिए बेहतर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बन रहे हैं, और यहाँ पे इवन ग्रीन जो एयरपोर्ट है वो भी बन रहा है, जैसे मंडी में बन रहा है ग्रीन एयरपोर्ट। तो इसके बाद सरकार जा रही है। प्रदेश में स्कूलों में वाद विवाद चित्रकला, तो जो स्कूलों में क्या होगा कि जो वाद विवाद वाला जो मतलब है यहाँ पे लोगों की आपस में जीडी टाइप जो होती है, और चित्रकला आदि प्रतियोगिताओं करवाई जाएगी ताकि बच्चे प्रदेश के इतिहास को जान सके। तो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो हमारे 50 साल पूरे हुए हैं इसमें हम क्या क्या कर रहे हैं, और अब जाके स्कूलों में ये सारा कुछ करवाना है, डिस्कशन करवानी है, पेंटिंग्स वगैरह करवानी, ताकि लोगों को और इसकी जानकारी मिले। और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश ने सभी क्षेत्र, तो यहाँ जाना उन्होंने सड़क शिक्षा, तो अब सड़क शिक्षा हमने पीछे पूरा डिटेल में किया, कितनी हमारे पास सिस्टम सड़कें हैं, कितने हमारे पास स्कूल है, कितने हमारे पास हॉस्पिटल है, और विशेषकर कृषि बागवानी किस लेवल पे जा रहे हैं, तो ये सारा हो चुका है। तो और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारे पास जो इनकम है इस टाइम, हमारी जो पर कैपिटा इनकम है 1,95,000, वैसे 190,500 रुपये से अधिक है, मतलब 1,95,000 हो चुकी है ये। और ये देखो बार बार रिपीट हो रहा है। स्वास्थ्य केंद्र कितना है, 4,118 है। और आयुष्मान भारत योजना, हिम केयर योजना, ये हमने सारी डिस्कस करी, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ज़्यादा नहीं फोकस करूँगा। और राहत योजना, तो 3 योजना तो बार बार ही आ रही है, आयुष्मान, हिम केयर, राहत। तो इसको तो आप, और ये नंबर ऑफ जो हमारे पास हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशन 4.8% थी और अब बढ़कर कितनी हो गई, 82.80% हो गई है। और शिक्षण स्थान हमारे पास बहुत कम था, 15,000 करीब हो गया। और एक है यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो पानी पहुँचाने का जो कार्यक्रम है सरकार का, तो ताशीगंग गाँव है, और ये ताशीगंग गाँव बहुत न्यूज़ में आ रहा है, तो ये काजा में है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो, प्रीलिम में पूछ सकता है। और धुआं मुक्त प्रदेश पहला घोषित किया था। स्वावलंबन योजना के अंदर क्या होगा, यहाँ पे सरकार लोगों को अपने स्टार्टअप के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक जो लोन प्रोवाइड करेगी, 40 लाख तक का लोन दे सकती है गवर्नमेंट यहाँ पे। और इसमें सब्सिडी वुमेन को होगी 30% और मैन को होगी 25%, और एडिशनल सब्सिडी मिल जाएगी, इंटरेस्ट में जो रिबेट मिलेगी 5% वो मिल जाएगी। तो 37,000 करीब हमारे पास सड़कें हैं। तो इसको फिर से रिपीट कर दिया इस तरह से। 5 दशकों में कितनी बदल गई छोटी काशी, तो छोटी काशी का मतलब क्या है यहाँ पे, मंडी। और मंडी में क्या है कि सबसे पहले जो यहाँ बात बताई गई है, जो मंडी का विक्टोरिया पुल है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है इस आर्टिकल के अंदर। तो सबसे पहले तो जो विक्टोरिया पुल था वो कब बना था, तो अब विक्टोरिया पुल अभी न्यूज़ में इसलिए है कि अब क्या कर दिया कि जो पहले जो मंडी है, मंडी से जो पठानकोट की तरफ जो रास्ता भी जा रहा है, तो उसके लिए जो जाने के लिए एक ही पुल हुआ करता था, विक्टोरिया पुल। तो उसके ऊपर काफ़ी ट्रैफिक था। और जब ये बनाया था ब्रिटिशर्स ने, तो उन्होंने ये भी बताया था कि जो इसकी जो लाइफ है 100 साल है ज़्यादा, तो उसके बाद इसको थोड़ा इसको या रिनोवेट करना पड़ेगा, या तो इसको इसके ऊपर जो ट्रैफिक है वो कम करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी है कि जो ये पुल बनाया गया था, तो इनिशियली इस पुल को बनाने का जो मकसद था वो सिर्फ छोटी कार्स के लिए था, छोटी गाड़ियों के लिए था। बट अब क्या हो गया कि इस पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी आने लगी थी। अब सरकार ने क्या कर दिया कि हिमाचल गवर्नमेंट ने इसके साथ वाले जो पुल है, और जहाँ से उस ट्रैफिक को उधर डाइवर्ट किया जा सकता है, तो वो पुल बन चुके हैं। और ये इस पुल को अब क्या कर दिया है, मतलब प्रिजर्व करने की कोशिश की गई है इसके ऊपर। और अब ये न्यूज़ में है, इसके साथ जो पुल लगे जैसे सुकेती खड्ड है और जो भ्यूली वाला एरिया है उस तरफ पुल बन गए हुए हैं, तो इससे यहाँ का जो ट्रैफिक कम हो जाएगा। और इसकी जो स्टोरी है विक्टोरिया पुल बनने की, तो इस तरह का जो पुल है वैसे वो 1836 के करीब वो यूके में बना था पहली बारी, तो उसी की लाइन में बनाया, उसी का एक ये मतलब कॉपी समझ सकते हैं आप इसको। तो अब ये बनता क्यों है कि जो यहाँ पे जॉर्ज 5 था, उसने कभी दिल्ली में एक कंपटीशन रखा था। उसमें क्या था, इंडिया के जो राजा लोग बुलाए गए थे उनको ये बोला था कि अगर आपका घोड़ा
हमारी जो कार होगी उसके साथ रेस लगाएगा, अगर घोड़ा आपकी हमारी कार से आगे निकलेगा तो हम आपको कार गिफ्ट दे देंगे। गिफ्ट क्या, आपको इनाम दे देंगे हम कार। तो जो मंडी का राजा था विजय सेन, इसको नाम याद रखना आपने, विजय सेन राजा है मंडी का। तो उसने इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था और हुआ क्या कि जो विजय सेन का जो घोड़ा था वो आगे निकल गया था और उसने कार को पिछाड़ दिया था। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जॉर्ज फिफ्थ ने क्या करना पड़ा, उसको एक कार देनी पड़ी राजा को। अब राजा कार तो लेके आया, पर लेके जाने के बाद जब उसको अपनी मंडी में लेके आता है तो उस तरफ लेके जाना है ब्यास के पार, तो उस वहाँ तो लेके नहीं जा सकते। और वो जो कार थी वो वैसे तो सड़क तो थी नहीं, उसको पहले तो खोल के ले आए थे यहाँ पे मंडी में, तो अब इसको चलाना भी तो था वहाँ पे, तो उसको कनेक्ट करने के लिए एक पुल चाहिए था। तो उसके बाद क्या किया राजा ने, उन्हीं ब्रिटिशर्स से रिक्वेस्ट की कि भैया आप यहाँ पे एक पुल बनाइए। तो उस टाइम जो ये पुल था 1 लाख की लागत से बना था। तो ये बन के जब तैयार हो गया तो, और इसको विक्टोरिया पुल इसलिए बोला गया क्योंकि इसकी जो बनाने की जो इसकी जो आर्किटेक्ट है वो सेम मैच करता है जो यूके में विक्टोरिया पुल है। तो इसमें क्या है कि एक तो इसको क्वेश्चन ही बनता है, बल्कि पूछा भी एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन कि ये किस राजा ने बनाया था, तो विजय सेन राजा नाम होगा और ये 1877 में बनाया गया था। तो अब इसके बाद क्या हो गया, इसकी जो मेन जो इसको प्रिजर्व करने का जो तरीका है इसको टाइम टू टाइम रिनोवेट भी किया गया। अब क्या कर दिया, जो दूसरे जो पुल है ना उनको बनाना स्टार्ट कर दिया है और वो बन गए, वैसे सब तैयार हैं। तो वैसे यहाँ पे क्या बताया कि मंडी ज़िले की जो सीमाएँ कुल्लू के साथ, देखो कुल्लू के साथ लगती है मंडी की सीमाएँ काफ़ी, जैसे हमारा जो सराज वाला एरिया है तो वहाँ दोनों आउटर सराज इनर सराज वाला पार्ट लगता है। और उसी तरह से सीमाएँ लगती हैं यहाँ पे कांगड़ा के साथ लगती है, बड़ा बंगाल वाले साइड से लगेगी और सोलन से लगेगी। और बिलासपुर जो हमीरपुर है, हमीरपुर और मंडी के बीच में एक रिवर है शीरखड, वो इन दोनों को अलग करती है, वहाँ से एक बाउंड्री सी बनाती है शीरखड। और आगे जाके वही जो शीरखड है वो सतलुज में जाके मिलती है कहाँ, बिलासपुर में। तो हमीरपुर और मंडी के बीच में शीरखड है और नीचे जाके वो सतलुज में मिल लेती है। तो इस तरह से इसकी बाउंड्री। और अगर बात करें शिमला के साथ, तो शिमला के साथ इसमें बाउंड्री बनाने वाली सतलुज रिवर है। और शिमला का जो सुन्नी एरिया और मंडी का जो तातापानी एरिया है वहाँ पे ये बॉर्डर बनाता है। तो 2 रिवर को याद रखो, मंडी और शिमला के बीच में रिवर, और 2 जगह कौन सी है। और उसी तरह से हमीरपुर और जो मंडी वाला रीजन है यहाँ पे शीरखड है। और उसी तरह से मंडी और कुल्लू में यहाँ पे एक लार्ज जगह है, यहाँ पे रिवर ब्यास में एंट्री करती है। तो ये भी एक पॉइंट है जहाँ पे आपस में बाउंड्री जो शेयर करता है ना। और सराज वाला तो एरिया तो है ही है। और अगर कांगड़ा वाला एरिया कांगड़ा के साथ देखते हैं तो वहाँ पे क्या है कि जो बड़ा बंगाल वाला नीचे एरिया आएगा, पपरोला वाली रेंज आएगी, वही रेंज जो पपरोला रेंज है वही आगे नीचे जाके मंडी में जाके वो बन जाती है सिकंदर धार, है ना। तो जो जोगिंद्रनगर वाला साइड वाला जो एरिया है और उधर बैजनाथ वाला जो एरिया है उस तरफ वो ये जगह पड़ती है। तो इस तरह से क्या है, तो इसको हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी बोलते हैं इसको। और ये क्या है, मंडी शहर से पुरानी मंडी, खलियार या फिर पालमपुर पठानकोट की तरफ जाने के लिए महज एक ही पुल था, अब जो 145 साल का हो चुका है। अब इसमें क्या कर दिया, शहर से मोती बाज़ार होकर इस पुल से होकर जाने वाली बसों को कई बार विक्टोरिया पर पुरानी मंडी की ओर से प्रवेश करने के लिए कई बार आगे पीछे होना पड़ता था, गाड़ी में खरोंच लग जाती थी। अब इसी शहर में ब्यास नदी, सुकेती नगरी, अब ब्यास सुकेती, तो ये भी याद रखना, जो मंडी से नहीं उनको ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ है ये कि जो सुकेती नदी है वो ब्यास की ट्रिब्यूटरी है मंडी में। तो और एक है सुखोडी खड्ड, एक सुकेती नदी एक सुखोडी खड्ड है। तो अब इन पर मिलाकर कम से कम 1 दर्जन पुल बन गए हुए हैं। तो इस तरह से क्या है, जो हमारी जो डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो सही हो रही है। तो ब्यास नदी के ऊपर पर 2 बड़े पुलों के अलावा सुकेती पर भी 3 व सुखोडी पर भी 3 पुल। तो इस तरह से एक और है, ब्यास पर एक पैदल पुल जालपा पड्डल से जालपा पुरानी मंडी के बीच बन रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पे भ्यूली, तो भ्यूली में क्या है कि भ्यूली जो जगह है वैसे गांव भी है, तो वो इतना ज़्यादा मतलब पहले नहीं था, उतना ज़्यादा जितने ज़्यादा लोग नहीं थे वहाँ पे। और अब क्या आया कि जो भ्यूली वाला एरिया है वहाँ पे
भीमा काली का मंदिर भी है, तो भीमा काली वाला मंदिर है, तो उस तरह भी क्या है पुल बन गया हुआ है। अब अगर इस बिहुली की बात करें ना, बिहुली क्या है कि अगर आप हिस्ट्री को देखोगे इसमें, तो जो सुकेत है, सुकेत में से मंडी बाहर निकलता है। तो मंडी जब बाहर निकलेगा तो सबसे पहले जो टाउन बनता है, जो यहाँ पे जैसे बहुसैन करके जो राजा था, जब उसने वो बाहर निकल जाता है और उसके बाद जो उसके अगले राजा हो गए, तो वो सबसे पहले कहाँ पे, जो बिहुली वाला इलाका था उसको ही डेवलप कर देते हैं। और बिहुली के बाद जब आगे अजबर सेन आएगा, वो जाके फिर मंडी टाउन को बनाएगा। तो इस तरह से जो बिहुली, इस तरह से कि जो मंडी टाउन बनने से पहले जो मंडी की जो जगह बनी थी, तो वो बिहुली वाला एरिया था। तो और बाद में मंडी डेवलप हो गया था, है ना। तो अजबर सेन ने जब मंडी डेवलप करी, तो अजबर सेन ने मंडी डेवलप करते हुए वहाँ पे क्या कर दिया कि वो शिव जी को पुजारी था, तो उसने शिवरात्रि भी स्टार्ट कर दी थी वहाँ पे। और शिव जी के मंदिर भी है वहाँ पे, जितने भी सारे शिव जी के मंदिर है वो भी उसी टाइम बनाए गए थे। और जितने भी शिव जी के मंदिर हो गए वहाँ पे, वो सारे शिखर स्टाइल के हो गए। तो शिव के मंदिर जो मैक्सिमम मंदिर है वहाँ पे, चाहे भूतनाथ टेम्पल है, चाहे अर्धनारीश्वर टेम्पल है, तो जितने भी टेम्पल्स हैं वहाँ पे सारे किस तरह के हो गए, वो शिखर स्टाइल वाले। तो इसलिए जो ये बिहुली जगह है, तो ये इनकी पहली जो जगह थी इनकी यहाँ पे, इस पे भी पुल बनाया गया। तो इसको थोड़ा आप हिस्ट्री के साथ रिलेट कर दीजिए, तो ये आपको ज़्यादा सही रहेगा। और अब देखो ये सुकोट, ये सारी बात बताएगी इसके अंदर। तो और गांधी चौक पर एक काली माता का मंदिर है। और वर्तमान में जो पुल सुकेती पर बना है, वो वर्ष 2000 से बना है, तो 2000 इसके बाद बना है। तो अब एक चीज़ और है, यहाँ पे 1977 से पहले मंडी के घाटों की रौनक देखने, और मंडी के घाट होते थे जो यहाँ पे ये बताया गया है कि पहले ऊपर से जो बर्फ़ आती थी पिघल के, तो पानी जो ठंडा हो जाता था वहाँ पे, तो मंडी के लोग क्या करते थे, उन घाटों पे बैठ के अपना वहाँ बैठते थे, अपने जो भी उनका इवन मैंगोज़ वगैरह वहाँ पे डुबो के थोड़ा ठंडा करके खाते थे। तो अब धीरे धीरे इसकी चीज़ें कम होते जा रही है चीज़ें। अब एक और है यहाँ पे, तो जो शिवरात्रि जो मेला है, जो मैंने बताया यहाँ पे अजबर सेन ने जो स्टार्ट किया था, जिसने ये टाउन बनाया था, तो शिवरात्रि मेला जो सबसे पहले जो चौहट्टा बाज़ार में लगता था, चौहट्टा बाज़ार में मतलब 4 ही दुकानें थी पहले वहाँ पे, मतलब स्टार्टिंग ही वहाँ से हुई थी। तो चौहट्टा का मतलब 4 दुकानें, हटिया, मतलब हटिया बोलते दुकान को। और बाद में क्या आ गया ये, उसके बाद जब लोगों को ज़्यादा बड़ा हुआ है, इज़ देयर एनी लिमिट और द पर्टिकुलर रिजर्वेशन अंडर द सारा स्कीम, और इट इज़ बेनिफिशियल टू ऑल हु आर पेशेंट ऑफ कैंसर। देखो ये क्या है ना कि सभी के लिए नहीं है ये स्कीम, वो सिर्फ उनके लिए है जो सोसाइटी का वीकर सेक्शन है, मतलब जिसके पास कोई इस तरह से कोई कार्ड होना चाहिए, चाहे वो अंत्योदय का है, चाहे BPL वाला है, उनके लिए है स्कीम। तो यहाँ पे क्या है, अब शिवरात्रि मेला कहाँ पे आ गया, शेरी बाज़ार आ गया, तथा तालाब यानी घंटाघर। अब यहाँ पे क्या है, जो ये तालाब है और ये घंटाघर है, इसकी भी थोड़ी सी हिस्ट्री है। तो ये देखो ये वाला एरिया है। तो यहाँ पे क्या, सबसे पहले तो जो थोड़ा हिस्ट्री इसकी है कि अब जब यहाँ पे सबसे पहले क्या था, यहाँ पे तालाब था, उसके बाद इसका उसके बाद बन गया सुकेन गार्डन। तो जो तालाब था पहले ही, अब यहाँ पे एक राजा है, सिद्धसेन था मंडी का राजा। तो सिद्धसेन का क्या था, किसी वजह से अपना जो इसका दामाद था उसका नाम था पृथ्वी सिंह। तो पृथ्वी था बंगाल का राजा, जो बड़ा बंगाल वाला एरिया समझ लीजिए, तो वहाँ का राजा था पृथ्वी। तो उसके साथ उसकी सिद्ध की किसी वजह से लड़ाई हो गई थी, और बाद में क्या किया, सिद्ध ने उसको बुलाया अपने घर पे, और एक दमदमा पैलेस है, और उसमें जाके क्या कर दिया, इसका मर्डर कर दिया। और मर्डर करने के बाद क्या कर दिया, उसको इस तालाब वाले एरिया में दफना दिया, और दफनाया गया। और उसके बाद दफनाने के बाद क्या किया, जब आगे इनका जो लास्ट राजा आएगा, जोगिंदर सेन आएगा, तो जोगिंदर सेन ने क्या कर दिया, उस जगह क्या कर दिया, गार्डन बना दिया, जिसको सुकेन गार्डन बोला गया। और बाद में क्या कर दिया, उस सुकेन गार्डन में ये क्लॉक टावर है, ये लगा दिया गया। ये क्लॉक टावर है। तो अब ये क्लॉक टावर है, ये किस स्टाइल में बना हुआ है, जिस तरह से हिडिंबा टेम्पल है पगोड़ा स्टाइल में। तो ये इस तरह समझ लीजिए किस में है, पगोड़ा स्टाइल में ही बना हुआ। तो और इसके जो इस चारों तरफ ये मार्केट है, ये इंदिरा मार्केट है। तो ये मार्केट भी यहीं पे ही है, और तालाब भी यही वाला एरिया था, सुकेन गार्डन भी यही है, और जो ये घंटाघर है और जो क्लॉक टावर है, ये भी इसी जगह पर बना है। तो सवाल ये है कि जो ये किस तरह से बना है, तो काफ़ी पुराना बनाया हो, तो बाद में उसको रेनोवेट किया गया था, तो इसकी शैली का बना हुआ है। तो ये किस में आएगा, पगोड़ा स्टाइल में बना हुआ है। तो अब देखो, तो ये बाद में इस तरफ होने लग गया था, यही जो
फेस्टिवल था। और बाद में शिवरात्रि मेले को पड्डल मैदान में आयोजित किया जाने लगा, जहाँ पर आज जो मेला आयोजित होता है। तो ये भी एक जगह है इसकी। तो एक और जगह यहाँ पे शेरी मंच। तो शेरी मंच में पहले लोग राजा महाराजा आया करते थे, वहाँ से अपना जो भी उनको पैगाम देना था या कुछ प्रोग्राम देखना है। बट आज के डेट में क्या कौन बैठता है यहाँ पे, जो कोई मिनिस्टर होगा या एमएलए जो होगा, जो भी डेमोक्रेसी के जो हेड होता है। तो इस तरह से तो ये लिखा हुआ है जो कि किस तरह से जो पुरानी काशी जो मंडी है कैसे कैसे बदली है वो। तो अब बदलने में क्या, तो एक तो बदलने का तरीका ये है कि जो इसको जोड़ता है, जो कनेक्टिविटी है इसमें, जो पुराना पुल था विक्टोरिया पुल, तो उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा हो गया था। तो उसके लिए क्या कर दिया है, उसके पेरीफ्री में जो और जो खड्ड है या जो रिवर्स है उसमें पुल बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। पुल बनकर तैयार भी हो गया है। और दूसरा यहाँ पे क्या है, तो जो बिहुली वाला रीजन था वो वहाँ पहले डेवलप होता है पर बाद में मंडी बन जाता है। और जो मंडी में क्या है कि शिवरात्रि के लिए, शिवरात्रि का जो त्यौहार है वहाँ पे जो अजबर सिंह ने स्टार्ट किया था और जो टेम्पल्स है वहाँ पे, तो उनकी अपनी एक हिस्ट्री है। और जो वहाँ से रिवर बहती है ब्यास रिवर, उसकी अपनी कुछ हिस्ट्री है ना। और उसी तरह से जो इनकी मार्केट है, जो ये क्लॉक टावर है, ये जो गार्डन है, इसकी भी अपनी हिस्ट्री है। तो ये न्यूज़ हमने पहले ही पढ़ी थी। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें हिमाचल का पहला स्थान रहा है। तो अब देखो इसमें ये आगे भी पड़ेगा, एक दूसरा जो न्यूज़पेपर उस आर्टिकल में भी आएगा। तो पीछे हमने देखा था ना 3 तरह के जो डस्टबिन होते हैं उसको कैसे कैसे मैनेज करता है। तो ये हमने पिछले क्लास में कर दिया था। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में क्या बोला है इस बार, जो राष्ट्रपति क्या करता है हमारा, कि जो भी साल का फाइनेंशियल ईयर का या साल का जो पहला बजट हो, जो पहला सेशन होता है, जो ओपनिंग सेशन होता है किसी भी साल का, और फर्स्ट सेशन ऑफ न्यू लोकसभा, ओपनिंग सेशन ऑफ न्यू ईयर और नए साल का, और दूसरा जो फर्स्ट सेशन होगा न्यू लोकसभा का, उसको पहली बारी क्या करता है हमारा जो प्रेसिडेंट है वो एड्रेस करता है। और उस एड्रेस में क्या करेगा प्रेसिडेंट, जो बात बोलेगा वो सरकार की तरफ से बोलेगा, जो सरकार ने तैयार करके रखी हुई है। और वो उस सारी बात को, उस सारे जो डॉक्यूमेंट्स को प्रेसिडेंट उसको रीड करता है। और उसको रीड करेगा किस तरह से, गवर्नमेंट की तरफ से पार्लियामेंट को बताएगा कि जो मेरी गवर्नमेंट है आने वाले साल में ये सब काम करने वाली है। और अब जो सामने पार्लियामेंट बैठी है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, और तो यहाँ पे पहली बार में ऐसा भी देखने को मिलता है कि बहुत रेयर होता है ऐसा जो कंप्लीट पार्लियामेंट बैठी हुई है। तो कंप्लीट पार्लियामेंट क्या होती है, लोकसभा भी, राज्यसभा भी और प्रेसिडेंट भी, जब तीनों होते हैं वहाँ पे इकट्ठे होता है। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, पार्लियामेंट का रीड करता है कि मेरी जो सरकार है वो क्या क्या करने वाली है इस साल के लिए। और बाद में मोशन ऑफ थैंक्स लाया जाता है। मोशन ऑफ थैंक्स का मतलब होता है कि जो भी सरकार कर रही है वो सही करेगी, और अगर वो मोशन ऑफ थैंक्स फेल हो गया किसी वजह से, तो उसका ये पता लगता है कि जो सरकार है वो मेजॉरिटी में नहीं है। तो अब जो भी जो प्रेसिडेंट का जो स्पीच होती है, जो उसकी एड्रेस होती है जॉइंट सेशन की, तो उसमें क्या होता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात करता है हमेशा ही, और जिनके जो सरकार के बड़े एम्बिशियस प्रोग्राम होता है। तो उसमें इस बारी किसकी बात की गई है, अपनी अचीवमेंट में किसको दिखाया है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अटल टनल को। तो इससे पता लगता है कि ये टनल कितनी इंपॉर्टेंट है, जो प्रेसिडेंट के जो अभिभाषण है उसका जो संबोधन है उसमें बताई गई थी। सरकार और जनता के बीच सीधा जन संपर्क, तो ये किसकी बात की गई है, जनमंच जो कार्यक्रम है। तो जनमंच में क्या है कि ये अभी थोड़ा टाइम के लिए बंद हो गया था लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से। अब दोबारा से इसको रिस्टार्ट करने की बात करी जा रही है। अब इसमें क्या होगा, जो लोगों की जो ग्रीवेंसेस है और जो लोगों की जो शिकायतें हैं उसको सरकार डायरेक्ट जो लोग हैं डायरेक्ट कहाँ पहुँचाएंगे, गवर्नमेंट के सामने। क्योंकि ये भी एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी, लोग एक ही छत के नीचे होते हैं, एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो अदरवाइज़ क्या होता है, गवर्नमेंट अपने दूसरी जगह होती है, जो हमारे प्रशासन है वो दूसरी जगह होता है, और जो लोग कहीं और होते हैं। तो ये इस तरह का एक अच्छा सिस्टम है यहाँ पे, जिसको हम बोल सकते हैं पीपल पार्टिसिपेशन हो गया। ये इवन डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कंसेप्ट भी है, ये पीपल पार्टिसिपेशन बोल सकते हैं इसको, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात कर सकते हैं इसको। करप्शन को कम करेगा ये, ट्रांसपेरेंसी को लाएगा ये, इवन एफिशिएंसी को लाएगा ये काम में। तो जितनी भी आपकी गवर्नेंस वाले जो शब्द है, ये ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और गुड गवर्नेंस, रिड्रेसल मैकेनिज्म हो गया, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो गया, पार्टिसिपेशन हो गया, है ना। तो ये सारे शब्दों को मिला कर ये बोल सकते हैं कि हम जो जनमंच है वो इन सबको
सबके लिए सही चीज़ है ये। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये आगे और बढ़ेगा इससे। तो अब इसको जो हेड करता है हमेशा वो कौन होगा, गवर्नमेंट की तरफ से एमएलए होगा या मिनिस्टर होगा। तो और आगे जो साथ में उसका जो प्रशासन होगा वो वहीं पे ही होगा। तो वहीं पे सुनवाई हो जाएगी, जो लोगों की जो डिमांड है वहीं पे सुनी जाएगी। इसमें पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेगी हर संभव सहायता। तो अभी पंचायत इलेक्शन हिमाचल में हुआ है, तो हमारे जो सीएम साहब क्या बोल रहे हैं कि जो भी पंचायत में हुआ है, जो भी पंचायत को हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि इनको हर तरह की सहायता दी जाए। जन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर समाधान। तो 1100 जो हेल्पलाइन है, संकल्प हेल्पलाइन, ये भी गुड गवर्नेंस का पार्ट है, और आगे जाके एफिशिएंसी का पार्ट है, करप्शन फ्री का पार्ट है ये, है ना। तो ये इससे भी क्या होगा, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो और सही हो जाता है। अब ये फिर से वही बात है, हिमकेयर योजना, जल जीवन मिशन, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, इसका फिर से, और सेब से बदली, और मड़ौग की तकदीर। तो याद रखना, जो मड़ौग गांव है वो शिमला जिला के चौपाल में है, और वो एशिया का, आई थिंक एशिया का सबसे अमीर गांव में शामिल है। तो ऐसा तो कोई पूछेगा नहीं इसको, पर फिर भी क्या पता पूछ ले। तो ये भी बोल सकते हैं आप कि हाँ, ये जो हमारा हॉर्टिकल्चर है उससे कितनी इकॉनमी बढ़ती जा रही है, कि एशिया के जो रिचेस्ट विलेजेस है उनमें भी एक गांव शामिल है। क्योंकि यहाँ पे क्यों शामिल है, बिकॉज ऑफ एप्पल। तो हमारा ये वाला आर्टिकल हो चुका है। तो अब है नेक्स्ट 10th का आर्टिकल। तो इसमें क्या क्या चीज़ें है। तो विधानसभा जो बजट सत्र है वो 26 से स्टार्ट होगा, और इसमें 17 बैठकें होगी। तो हिमाचल का जो बजट है, इकोनॉमिक सर्वे बजट, वो आएगा। तो अगली बारी, तो अभी 26 से ये बैठेगा, तो उसके बाद मार्च 6 तक ये आ जाएगा बाहर मार्केट में। इसको तो यहीं छोड़ दो। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि हमें ज़्यादा फोकस किस पे किया जा रहा है, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, फिर से अगेन ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी। तो इन सभी को कौन बढ़ाता है यहाँ पे, ई सिस्टम। तो अब क्या बोल रही है, ये ई कैबिनेट प्रणाली स्टार्ट कर दी गई है। तो देखो हिमाचल एक ऐसे स्टेट बना है, पिछली बारी बजट ई पेपर बजट स्टार्ट किया, और सबसे पहली देश की ई विधानसभा बन गई। अब जो हमारे कैबिनेट के जो काम है, जो कैबिनेट के जो भी डॉक्यूमेंट्स हो गए वो पेपर में नहीं हो गए, तो वो ज़्यादातर किस में हो गए, अब जो भी हमारे पास जो ऐप्स हो गई या पीडीएफ फॉर्मेट में हो गई, तो उसी मतलब इलेक्ट्रिक फॉर्मेट में होगी, वो पेपर में नहीं होगी। तो अब यहाँ पे क्या होते जा रहे हैं, हम धीरे धीरे पेपर के बगैर हमारा जो गवर्नेंस है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो पेपर अगर नहीं यूज़ होगा तो इससे बहुत सारी चीज़ें सही हो जाएगी। एक तो खर्चे बढ़ जाएंगे सरकार के, दूसरे हम पेड़ पौधे बहुत काटते हैं पेपर मिल्स को चलाने के लिए, वो भी कम हो जाएगा, है ना। तो और सबसे बड़ी बात है कि जो गवर्नेंस में जो एफिशिएंसी आती है तो उसके लिए भी है। तो हिमाचल की सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल पहली ऐसे स्टेट बनती जा रही है कि जो इसको स्टार्ट कर दिया। तो अभी क्या हो रहा है कि कैबिनेट की कार्रवाई को कागज़ रहित बनाकर देश का पहला राज्य बनकर एक और उपलब्धि अपने नाम की है। तो हिमाचल की बहुत सारी उपलब्धियां इस तरह की है कि पहला धुआं रहित राज्य बन गया, पहला प्लास्टिक को बैन करने वाला राज्य बन गया, पहला ई विधानसभा वाला बन गया, पहला ई कैबिनेट वाला बन गया, है ना। तो इसलिए हिमाचल की जो अचीवमेंट्स है ये, तो ये हिमाचल क्या होगा, एक आदर्श विलेज, एक मॉडल आदर्श स्टेट या मॉडल स्टेट बनेगी किसी और के लिए। इवन ओपन डेफिकेशन जो फ्री में है वो सेकंड स्टेट बना है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। तो एक कैबिनेट एप्लीकेशन बन जाएगी, और ये एप्लीकेशन कौन बना रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी विकास। तो ये बनाया कि इसको तैयार देगा। तो ई कैबिनेट एप्लीकेशन माध्यम से क्या करेंगे, वो ऑनलाइन करने का प्रावधान किया जा रहा है। तो यहाँ पे सचिव, मुख्य सचिव, जो सेक्रेटरी हो गया, और ना जो चीफ सेक्रेटरी हो गया, तो इस लेवल के जितने भी ऑफिसर्स हो गए, जहाँ इन तक जो इन्फॉर्मेशन होगी, और आगे जो ये मिनिस्ट्री को गवर्नमेंट के साथ ये जो भी अपना एक्सचेंज करेंगे अपनी फाइल्स, वो सारी किस्म होगी ऑनलाइन हो जाएगी। और हाँ, बस इतना होगा कि जो भी अधिकारी हो गए वो किसी तरह से इसकी जो फाइल्स वगैरह उसको डाउनलोड नहीं कर सकते, और ना ही आगे ट्रांसफ़र कर सकते, क्योंकि जो कैबिनेट की कुछ मीटिंग्स होती है, कुछ या बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं जो सीक्रेट रखी जाती है, जो सबको नहीं बताने योग्य होती। तो इस तरह से इस पर इस तरह के कुछ मेजर्स भी लिए गए हैं, जिसमें जो डाटा है वो सिक्योर है, उसकी प्रोटेक्शन रहे। तो डाटा सिक्योरिटी का एक इसमें मुद्दा है, तो उसके लिए सरकार काम कर रही है। तो अभी आप फिलहाल इतना याद रखना, हिमाचल पहली स्टेट बनी है इस तरह की। लाहौल स्पीति की आर्थिकी में सकारात्मक बदलाव लाएगी अटल टनल। तो वही बात है कि अटल टनल का जो भी जिक्र हुआ है, राष्ट्रपति की जो एड्रेस होता है उसमें हुआ है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो हिमाचल के लिए हमने पहले भी कर रखी है।
की बेनिफिट देगी। यहाँ पे जो हमारा कोल्ड डेजर्ट है उसको कनेक्ट करेगी किसके साथ, जो हमारी मेन लैंड है। तो कोल्ड डेजर्ट को कनेक्ट करने के लिए बेली लाहौल वाला एरिया, अगर लाहौल से कहाँ जाएगी, लेह के लिए तरफ जाएगी, तो इस तरह से लाहौल की जो इकॉनमी है, वहाँ की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सारी अच्छे से सुधर जाएगी। तो इसको भी हमने क्या किया, हमने पिछली जो वीडियोज़ है उसमें डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो इसको भी मैं यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। हाँ, माताओं के चेहरों पर संतोष भरी मुस्कान और मातृ वंदना योजना, तो याद रखना ये मातृ वंदना योजना, जो मातृत्व वंदना योजना है, ये किसके लिए है, इसका जो मेन मकसद है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, कि जो पैदा होते हैं बच्चे वो कहाँ होने चाहिए, सरकारी या कहीं भी हॉस्पिटल में होने चाहिए। तो इसमें सरकार क्या करती है, कुछ बेनिफिट देती है। तो इसमें इसकी जो मेन बात है, तो तीन पार्ट में देती है ये। एक तो कब देगी, जब प्रेगनेंसी होगी उसमें देगी, उसके बाद जब डिलीवरी होगी उस टाइम देगी, और तीसरी स्टेज में कब देगी पैसे सरकार, जब उसकी डिलीवरी के बाद, जब उस तक उसके पूरा जो होता है ना, कि जो हम बोलते हैं कि जो टीकाकरण होता है ना, जब वो टीकाकरण पूरा हो जाता है तो उस टाइम तो 3 किस्त में पैसे आएंगे। तो 1000 रुपये, यहाँ 1000 रुपये शुरू में आएंगे जब प्रेगनेंसी है, और 2000 रुपये मिलेंगे जब डिलीवरी हो गई, और अगले जो 2000 मिलेंगे वो मिलेंगे कब, जब वो सारी एक डिलीवरी के बाद वाला जो प्रोसेस है, जिसमें सारे जो इम्यूनाइजेशन के जो भी प्रोग्राम हैं वो सारे कंप्लीट होने लग जाएंगे। तो इस तरह से 2, 4 और 5000 यहाँ पे स्टार्ट मिल जाएगा यहाँ पे पैसे। इसके सिवाय क्या है कि इसके सिवाय क्या है, जिनकी 35,000 से कम इनकम है, देखो जो ये 5,000 तो सभी को मिलेंगे, जिनकी 35,000 से इनकम कम है उनको एडिशनल 1000 रुपये फिर मिल जाएंगे। 1000 रुपये की क्यों मिलेगी, जननी सुरक्षा योजना के तहत। तो जो 35,000 से कम इनकम वाले जो औरतें होंगी उनको 1000 रुपये एडिशनल मिलेंगे जननी सुरक्षा योजना के अंदर। तो इस तरह से 2 स्कीम यहाँ पे मतलब इकट्ठी हो जाएगी। तो कौन सी होगी, मातृ वंदना योजना और जननी सुरक्षा योजना। तो मातृ वंदना योजना में क्या है, जो अकाउंट में पैसे आते हैं वो 3 स्टेजेस में आते हैं। तो पहले डिलीवरी के टाइम, डिलीवरी से पहले ही प्रेगनेंसी में, उसके बाद डिलीवरी में, और उसके बाद आगे जब इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पूरा हो जाता है। तो ये भी हिमाचल में स्टार्ट है। और नेक्स्ट है मछली पालन की आधुनिकतम तकनीक, बायोफ्लॉक। तो बायोफ्लॉक कोई जो, और देखो अब यहाँ पे क्या आपने देखना है, हम जो इंडिया का जो कंसेप्ट है आज का जो चला हुआ है वो है आत्मनिर्भर भारत। अब हम किस तरफ जा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा रहे हैं। पहली बात ये होगी, देखो 3 जगह आप इस टर्म को यूज़ कर सकते हैं जो मेंस का आपका सिलेबस है। एक तो आत्मनिर्भर भारत हो गया पहला, और दूसरा हो गया 2022 तक हमने क्या करना है, किसानों की जो आमदनी है, उनकी कीमत, जो उनकी इनकम है उसको डबल करना है। 2 पार्ट हो गए। और तीसरा क्या होगा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। कि हम क्या कर रहे हैं कि जहाँ हम क्रॉप लगा रहे हैं उससे हम क्या करें, तो दूसरी दिशा में भी जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ फसलों पर ही डिपेंडेंसी हो रही है हमारी ऊपर, तो पिसिकल्चर की तरफ जा रहे हैं हम, एंसिलरी हॉर्टिकल्चर की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हो उसको। तो किसानों की इनकम बढ़ानी है, क्रॉप्स की डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना है, और अल्टीमेटली क्या है हमारा जो एक मेन मकसद है, आत्मनिर्भर भारत बनना। तो उस चीज़ में क्या है कि ये हेल्प करेगा। तो बायोफ्लॉक। अच्छा, एक अब चीज़ है इसमें कि पीएम साहब ने हमारी एक योजना लॉन्च की है, मत्स्य संपदा योजना। तो जो मत्स्य संपदा योजना है, ये भी प्री के लिए क्वेश्चन बनता है। इसका शुभारंभ कब हुआ था, 10 सितंबर 2020 को। तो सितंबर 2020 को जो ये मत्स्य संपदा योजना है ये लॉन्च की गई थी। अब इस मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च करने का मकसद यही है, आत्मनिर्भरता, और जो किसानों की जो इनकम है वो डबल करनी है, उस दिशा में हम जा रहे हैं अभी। ठीक है जी। अब ये क्या करें, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको पैसा भी देती है, उनको फंड भी देती है ताकि इस तरह के काम करें। और हिमाचल जैसे स्टेट के पास क्या है, पोटेंशियल है मत्स्य पालन का। तो मछली पालन के यहाँ पे पूरा
पोटेंशियल है। और इवन हिमाचल एक ऐसे स्टेट है जहाँ पे ट्रॉट फिश भी है, जैसे बरोट वाली जगह पे ऊल रिवर है, वहाँ पे ट्रॉट फिश है। और रोडवाल एरिया में जो पब्बर रिवर है उसके पास ट्रॉट फिश की पोटेंशियल है। तो इन जगह पे हैचरी भी बनी गई है जो ट्रॉट के लिए है। तो इस तरह से और भी जो मछलियाँ हैं, जैसे मशीर हो गया, जैसे और हमारा जो गोविंद सागर डैम है, वहाँ की जो प्रोडक्शन ज़्यादा है, इवन एशिया में पहले नंबर पर आती है पर यूनिट एरिया जो प्रोडक्शन होती है। और उसी तरह से अगला और भी जो डैम है वहाँ पे हिमाचल के अंदर, तो वहाँ पे सभी के पास क्या इस तरह की पोटेंशियल है। तो अब अगला काम क्या है, बायोफ्लॉक तकनीक के तहत क्या होगा, तो बायोफ्लॉक तकनीक में क्या होगा, वही पानी को दोबारा से उसको यूज़ किया जाता है। तो जो पानी का फ्लो होता है बना के रखता है वो, तो पानी एक बार जाएगा फिर दोबारा से आ जाएगा। तो इस पानी के अंदर जो भी इस पानी की जो कैपेसिटी होती है और इस पानी के अंदर जो भी हम कुछ मटेरियल जो प्रोटीन वगैरह उसको ऐड कर देता है, तो वो उस दोबारा उसमें स्टार्ट होना लग जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जगह भी कम होगी, पानी भी कम लगेगा, है ना। तो इस तरह से जो प्रोडक्शन होगी वो ज़्यादा बढ़ेगी। तो एक नई टेक्नोलॉजी है बायोफ्लॉक करके, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो अपनी मेंस वाले आंसर में। तो इतना है। और बाकी आपने क्या देखना है कि जो ये सरकार की मत्स्य संपदा योजना है, ये कब लॉन्च हुई थी और क्या है ये। तो ये माता वाला भी हो गया। विलुप्त होती कलाओं को सहजने में मददगार मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना। अब जो ग्राम कौशल योजना है, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसलिए कहाँ काम आएगी अब आपको ये। एक तो कॉटेज इंडस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश और हैंडीक्राफ्ट इन हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद टूरिज़्म को अट्रैक्ट करेंगे। हिमाचल प्रदेश में क्लस्टर बेस पे टूरिज़्म के स्पॉट बनाए जाएंगे, उसके लिए भी हेल्प करेगी और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगी, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी पुरानी ट्रेडिशन है, जो हमारा कल्चर है, उसको दोबारा से रिवाइव करेगी। तो देखो इतनी सारी चीज़ों में स्कीम आप यूज़ कर सकते हो। अगर पेपर 2 और 3 देखोगे उसमें बहुत जगह आप इसको यूज़ कर सकता है। और अगली बात यह कि देखो, और अगर दूसरा क्या है कि हमारी जो स्टेट है उसके अंदर जो लोगों के पास कला है, चाहे वो पेंटिंग की है, चाहे वो लकड़ी के ऊपर नक्काशी करने वाली है ना, चाहे कोई रुमाल बनाने वाली है, तो इतनी जितनी भी कला हैं, इनके जो सिखाने वाले जो लोग हैं जिनको ये नॉलेज थी, अब अगर उनके पास कोई जो उसका फाइनेंशियल एडवांटेज नहीं होगी उसकी, तो वो उसको छोड़ देगा। उसका जो आगे वाली जो जनरेशन है तो वो काम करेगी नहीं, वो दूसरे काम चली जाएगी। तो इसलिए सरकार क्या करे कि अब गांव के लोगों को ट्रेन कर रही है इस योजना के अंदर। और उसमें ये बताया गया है कि जो भी सिखाने वाले जो शिक्षक होंगे, उनको सरकार पर बंदे के हिसाब से जो उसका शिष्य होगा, जो उसका मतलब ट्रेन करने जिसको ट्रेन कर रहा है, पर स्टूडेंट उसको 1500 रुपये मिलेंगे। और इसका जो ड्यूरेशन होगा कोर्स का 3 महीने से 1 साल होगा। देखो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स वाले होते हैं, इस स्कीम के अंदर कितना टाइम होता है, तो 3 मंथ टू 1 ईयर लगेगा। और जो टीचर होगा उसको पर स्टूडेंट 1500 मिलेंगे, है ना। और उसके बाद जो स्टूडेंट होगा उसको क्या होगा, स्टाइफंड मिलेगा उसको 3000 रुपये का। तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक प्रीलिम्स के लिए है। अच्छा, मेंस में क्या क्या चीज़ें करोगे आप इसमें यूज़, तो सरकार पारंपरिक कला एवं हस्तशिल्प के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना चलाई गई है। तो देखो कुछ लिखे यहाँ पे शब्द, तो क्या पे यहाँ पे फुलकारी कढ़ाई, बांस शिल्प, चेड़ पत्ती शिल्प, पेपर बैग, कांगड़ा पेंटिंग भी इसमें है, और ब्लैक पॉटरी, थंका पेंटिंग भी। देखो थंका पेंटिंग किसकी होती है, बुद्धिस्ट की। तो जो लाहौल स्पीति की जो बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्री होती है, वहाँ की जो वॉल्स होती है, वॉल में जो हैंगिंग वाली जो पेंटिंग होती है उसको थंका पेंटिंग बोलते हैं। तो थंका पेंटिंग हो गई, कांगड़ा पेंटिंग हो गई। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जा सकती है। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो आने वाली जो जनरेशन है वो इसमें ट्रेन हो जाएगी, और जो हमारी जो स्टेट की जो एक धरोहर है, जो हमारी एक पुरानी संस्कृति है, वो इस तरह से बची रहेगी। तो इसका 3 माह से 1 माह तक की हो सकती है अवधि प्रशिक्षण शिल्प कला सिखाने वाले के कार्यस्थल पर ही दिया जाएगा, जहाँ उसका घर होगा उस पर बुलाया जाएगा। 1500 रुपये प्रति मतलब स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के 1500 रुपये और प्रति माह। और जो सीखने वाला होगा उसको भी पैसे मिलेंगे, ताकि वो मोटिवेट रहे कि मैं कुछ कर रहा हूँ। तो उसको क्या होगा, यहाँ पे 3000 रुपये उसको प्रति माह मिलेंगे जो सीखने वाला है। तो सिखाने वाले को और सीखने वाले को दोनों को पैसे मिलेंगे। और बाद में सरकार अगर कोई इसके लिए कोई औजार चाहिए तो उसके लिए भी गवर्नमेंट क्या करेगी, लोन देती है, और उस लोन में भी क्या करेगी, इंटरेस्ट उसमें कम होगा और साथ में सब्सिडी भी होगी उसके ऊपर। और खेल प्रतिभाओं को उभारने का मंच बना लुहणु मैदान। तो लुहणु मैदान याद रखना कहाँ पे, ये बिलासपुर में है।
और यहाँ पे बहुत सारी स्पोर्ट्स को बढ़ा रहा है ये लुहणु मैदान यहाँ पे। और अब एक चीज़ आपने और रखना है यहाँ पे याद, ये प्रीलिम के लिए ज़रूरी है। तो हिमाचल में जैसे पैराग्लाइडिंग के लिए क्या है, अभी जो बीड़ बिलिंग वाला एरिया है, उसी तरह से जो नया एरिया है वो है बंदला धार में पैराग्लाइडिंग होती है। तो बंदला धार है बिलासपुर में, याद रखना। बंदला जो धार है बिलासपुर को सतधार कहलूर बताया गया, तो मतलब इसमें 7 धाराएँ हैं जिसमें से एक बंदला धार है। और बंदला धार इस टाइम किसके लिए फेमस हो रही है? पैराग्लाइडिंग के लिए। तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए बन सकता है। और आप इसको, और एक चीज़ और है कि बिलासपुर में जो स्पोर्ट्स को क्यों बढ़ाया जाए। देखो बंदला धार में पैराग्लाइडिंग हो गई, उसके बाद 2 झीलें यहाँ पे, गोविंद सागर झील और कोल डैम। तो जो कोल डैम है, कोल डैम क्या करता है बेसिकली, जो ब्यास वाला जो ब्यास है मंडी में, वहाँ पे 1977 के करीब यहाँ पे एक डैम बना था, पंडो डैम। और उस पंडो डैम से क्या कर दिया, पानी नीचे लाया नहर में, वो डाल दिया सतलुज के अंदर कोल डैम के पास। तो कोल डैम और पौंड डैम क्या करते हैं, उधर से ब्यास वाला पानी पोंग डैम से, पंडोह से, और पंडोह से क्या कर दिया, वो नीचे लाया कोल डैम में और वहाँ पे क्या डाल दिया, सतलुज में। तो जो ये कोल डैम वाला एरिया है ये भी बहुत एक्टिव हो रहा है आजकल। जो वाटर वाले जो स्पोर्ट्स है, एडवेंचरस जो स्पोर्ट्स है, तो कोल डैम भी बिलासपुर में है सतलुज के ऊपर, और जो बाखड़ा जो डैम है वो भी बिलासपुर में ही है, किसके ऊपर, सतलुज के ऊपर। तो ये जो गोविंद सागर हो गया, ये कोल डैम हो गया, दोनों किसके लिए फेमस होते जा रहे हैं आजकल, जो वाटर स्पोर्ट्स हो गई। तो इस तरह से एक ग्राउंड हो गया, 2 ये झील हो गई, और तीसरा यहाँ पे क्या हो गया, जो ये बंदला धार है, तो ये पैराग्लाइडिंग के लिए हो गया। तो इसलिए अभी आगे आने वाले टाइम में क्या बोला जा रहा है कि जो बिलासपुर होगा ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए एक हब होगा। तो इस तरह से कबड्डी के जो प्लेयर्स होते हैं वो भी निकलते रहता है इस तरफ से, है ना। तो इन चीज़ों को लेकर बोल सकते हैं कि हाँ, कि आने वाले टाइम में एक नया, मतलब नया जो आयाम है वो ऐड होता जा रहा है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के पास। तो 2-3 जगह है यहाँ पे। तो खासकर जैसे अभी जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं जो बिलासपुर से लोग हैं, तो उनको ये क्वेश्चन होने चाहिए उनके पास यार, कि बिलासपुर के पास स्पोर्ट्स को लेकर क्या पोटेंशियल है। तो 2-3 चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हो। हाँ, ये भी बड़ी अच्छी न्यूज़ है यहाँ पे। स्वर्णिम वाटिका से प्रदेश रमणीक स्थल होंगे। तो ये क्या हो रहा है कि अब देखो आपके सिलेबस में क्या है, जो सिटीज़ है, जो टाउन है, और जो अर्बन जो एरिया है, उनकी डेवलपमेंट की बात की जाती है। तो सिटीज़ और जो ये अर्बन एरिया है, इनको डेवलप करने के लिए क्या है, साथ साथ में एक और कंसेप्ट लाया गया है कि वहाँ पे कुछ वाटिकाएँ बनाई जाएगी। वाटिका मतलब क्या है कि मतलब गार्डन टाइप समझ लीजिए, पार्क टाइप समझ लीजिए। तो सरकार क्या चाहती है कि अब जितने भी जो टाउन्स है वहाँ पे क्या करेंगे, एक गार्डन बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, वहाँ पे स्वच्छता आएगी, है ना, क्लीनलीनेस बढ़ेगी, वहाँ की ब्यूटी बढ़ेगी, और लोगों को लिए एक अम्यूज़मेंट का सोर्स बन जाएगा। जैसे आपके सिलेबस में ये अम्यूज़मेंट वाला पार्ट भी है, तो वो भी बढ़ाएगा, और सिटी की ब्यूटी बढ़ाएगा। तो इसके लिए क्या करा इन्होंने, तो ये जो अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अगर ये न्यूज़ में है तो कौन सा शिमला के निकट करेरू वन भूमि में चेरी ब्लॉसम, जिसे पाजा के रूप में भी जाना जाता है, तो इसमें जो लगेंगे ये प्लांट लगेंगे, तो वो किसके हो गए, चेरी ब्लॉसम के हो गए। तो चेरी ब्लॉसम क्या होता है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो फूल वाला पेड़ होता है तो पेड़ है, बट ज़्यादातर क्या होता है, फूलों से ढका रहता है हमेशा ही। तो इस प्लांट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे लगाने के लिए। तो इसको क्या बोलता है, पजा भी बोलते हैं इसको। तो पजा का पेड़ भी यही है। तो इस तरह से क्या होगा, ब्यूटिफिकेशन भी होगी, और साथ में ये जो प्लांट है इसका भी और ज़्यादा प्रमोशन हो जाएगा। तो जो चेरी ब्लॉसम के औषधीय गुणों वाले 800 पौधे लगाना प्रस्तावित है। तो 800 पेड़ ऐसे लगाए जाने यहाँ पे, तो ग्रीनरी की तरफ ही जा रहे हैं। तो भेड़ पशुपालकों के विकास के लिए किए जाएंगे आवश्यक प्रयास। तो अब देखिए ना, तो आपको सिलेबस में ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो भेड़ प्रजातक में कौन आता है, ज़्यादातर गद्दी वगैरह लोग आते हैं। तो उन ट्राइबल के लिए सरकार अपनी तरफ से क्या कर रही है, अभी इस टाइम सरकार क्या कर रही है अब, कि जो भी ये जो लोग जाते हैं ना, तो ये एक जगह तो नहीं रुकते, ये आज यहाँ है कल वहाँ है, तो उनके क्या होता है, कुछ परमानेंट रूट होने चाहिए, तो ताकि उनकी थोड़ी डिस्टर्बेंस भी कम हो, और साथ में उन रूट्स में साइन बोर्ड लगे हो कि उनको आसानी हो जाए ये देखने के लिए कि हमने किस तरफ जाना है ना। तो उनको थोड़ी सहूलियत दे देनी चाहिए कि जैसे वहाँ से ट्रैफिक भी थोड़ा कंट्रोल किया जाए, उनको साइन बोर्ड लगाया जाए। तो इसके ऊपर भी बात की जा रही है। बायोमेडिसिन जो वेस्ट मैनेजमेंट है, इसमें हिमाचल का पहला स्थान मिला है। तो अब देखिए, तो 2-3 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल्स है वो 2016 के है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल है वो 2016 के है।
और इस पे कौन काम करता है? नेशनल जो पोल्यूशन बोर्ड है, जो नेशनल जो पोल्यूशन बोर्ड है वो इसकी सबकी जो स्टेट होगी उनका डाटा इकट्ठा करेगा, फिर उनका कंपैरिजन करेगा और कंपैरिजन करने के बाद इसको किसके पास ले जाएगा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, तो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उसको स्टडी करेगा और उसके बाद वो रैंकिंग देगा किसकी पहली रैंक आई है। तो अभी आप फिलहाल इसमें 3 बात याद रखो। तो सबसे पहले क्या है? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के, और इस रूल के आधार पर 2016 का है, और इसके बेस पर जो काम करेगा, इसमें जो डाटा कलेक्ट करेगा और जो बाद में कंपैरिजन करेगा वो कौन होगा? जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो दूसरी एजेंसी कौन सी है? नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और ये रिपोर्ट किसके पास लेके जाता है? जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। तो उसके सब चलते चलते हिमाचल प्रदेश में क्या हो गया है कि इसको पहला स्थान मिला है। तो हिमाचल के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं तो उसमें से बहुत सारे जो लगभग 77% जो संस्थान है को राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा अधिकृत किया गया है। तो अब राज्य प्रदूषण जो बोर्ड है उसकी स्टैंप लग चुकी है कि हाँ, ये जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो आयुर्वेदा वाले हैं चाहे वो दूसरे वाले हैं, तो उन सबको बताया गया कि हाँ, इनमें प्रॉपर मेजर्स लिए जाते हैं पोल्यूशन कंट्रोल के रोकने के लिए, और जो वेस्ट मैनेजमेंट के जो रूल है उसको वो ध्यान में रखा जाता है। तो उसको वह सर्टिफाई किया हुआ है, ऐसा समझ लीजिए यहाँ पे। और नेक्स्ट है लोकगीतों की विलुप्त होती विधा। तो एक तो याद रखना यहाँ पे जो गांगी है, तो गांगी क्या है? लोकगीतों के ऊपर आधारित है। और एक बार तो बल्कि पूछा भी है गांगी कहाँ होती है, तो बिलासपुर मंडी कांगड़ा वाला रीजन में होती है गांगी वाला। तो गांगी बेसिकली क्या है? ये ना एक पुराने ज़माने में इस तरह की जो एक पुराने ज़माने में क्या बड़े रिसेंट वाले टाइम में थी। तो इसमें क्या होता है कि जो लोग अपने कम्युनिकेशन को, जो अपना जो उनके भाव है, जो उनके इमोशंस है और जो उनकी जो बात है, तो उसको दूसरे तक कैसे पहुंचानी है। तो आज डेट से तो बड़े सारे तरीके हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो या कोई पिक्चर भेज लो, है ना। तो इस तरह से, तो उस टाइम क्या था, ऐसा कुछ प्रबंध था नहीं। और दूसरा क्या था कि वो कोई जो मिलने का जो जगह भी थी नहीं होती नहीं थी ऐसी। तो खासकर जो मतलब मेल फीमेल के बीच में जो फ्रेंडशिप होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको एक इमोशनल टच देने के लिए क्या था, ये गांगी का रूप, गांगी का जो तरीका लगाया जाता था। तो इसमें क्या होता था कि जब लड़का लड़की जा रहे हैं, वो अपने गाय बैल के साथ जा रहे हैं, भेड़ बकरियों के साथ जा रहे हैं, तो एक दूसरे को क्या करते थे, तो चलते फिरते क्या करते थे, तो अपने जो मैसेज कन्वे करते थे उसको गा के करते थे वो। तो एक ने यहाँ से क्वेश्चन किया और दूसरे ने वहाँ से आंसर किया, तो क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्म में हुआ करते थे ये। तो इसमें क्या है कि दोनों चीज़ें जुड़ जाती है इसमें। तो सबसे पहले क्या हो गया, तो ये अपने जो आइडियाज़ है, जो इमोशंस है, उनको एक्सप्रेस करने का तरीका है। और दूसरा अम्यूज़मेंट का तरीका है। इसमें क्या कर रहे हो आप, गा रहे हो, गाना गा रहे हो। तो अब तीसरी एक चीज़ और भी है इसमें, जो इसको थोड़ा ड्रामाटाइज भी किया जा सकता था कि जो हिमाचल में जो करियाला हो गया, एक्चुअली ये बांथरा हो गया, तो ये एक्चुअली हिमाचल क्या है, ये ड्रामास है। तो इन ड्रामास में भी क्या होता है, अपनी बात को बताने के लिए इस गागी को यूज़ किया जाता था। तो अब देखो, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है और हमारा कल्चर का पार्ट है ये। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी हमारा ड्रामा है, तो ड्रामा का भी एक पार्ट है। तो उस ड्रामा में क्या होता है कि जब साथ में मतलब नृत्य भी हो रहा है, वहाँ पे नाट्य भी हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है, सॉन्ग भी हो रहा है। तो तीनों चीज़ें यहाँ पे क्लब हो जाती है। तो मतलब गाना भी और डांस भी और ऊपर से नाटक भी। तो जब तीनों चीज़ें बन जाती है तो उसमें एक चीज़ डाली जाती है बीच में, गांगी। तो इसलिए इसको आप इस तरह से याद रखो कि आपके जो मेंस वाला जो सिलेबस है वहाँ पे ड्रामा की बात की गई है और अम्यूज़मेंट की बात की गई है। तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये जो गांगी जो कंसेप्ट है। अब देखिए यहाँ पे, और इसको आप कैसे समझोगे, इसकी जो तरीका है उसको। हाँ, इसमें एक चीज़ और होती है, इसके कैसे यूज़ होती है, वो तुकबंदी जिसको बोलता है। तो तुकबंदी का मतलब क्या होता है कि पहली लाइन जैसे होता है ना, जैसे कोई कभी भी होता है कि कुछ भी पहली लाइन होगी और उसके जो आखिरी के जो शब्द है वो आपस में मैच करेंगे, या जो मात्रा है वो मैच करेगी आपस में, है ना। तो उसको बोलते हैं तुकबंदी। तो ये किसके बेस पर चलती है कि 2 या 3 लाइन की होगी, 2-3 लाइन में होगी, तो उसमें तुकबंदी होगी। पहली लाइन की आखिरी शब्द दूसरे से मिलेंगे, दूसरे के तीसरे से मिलेंगे, और आगे जाके जो सामने से क्या होगा वहीं से ही वो
रिप्लाई आएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात गांगी की है कि ये ऐसे कोई सॉन्ग नहीं है कि जो चले हुए हैं सदियों से। तो ये क्या होता है, सवाल और जवाब के फॉर्म में है, वो इमीडिएटली ही क्रिएट किया जाता है, उसी टाइम क्रिएट किया जाता है। वो जब सामने से क्वेश्चन आया कि आप इधर से जा रहे हो तो आप इधर से जा रहे हो तो इधर क्यों नहीं देख रहे हो, इस टाइप का, तो वहाँ से सामने जो उसके असल में इमोशंस हो गया, सब उसके भाव हो गए जो बताना चाहता है, तो उस फॉर्म में वो बोल देगा। तो ये एक इसका ये भी है कि ऐसी कोई कंपोजिशन नहीं है ये कि जो बनी हुई है और उसको आप रिपीट कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, इमीडिएटली उसी टाइम ऑन द स्पॉट क्या होगा, अगला जो स्टैंजा होगा वो तैयार किया जाएगा। तो इस तरह से अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो ये गांगी वाला जो कंसेप्ट है ये कम होता जा रहा है। अदरवाइज़ क्या था, हिमाचल में ये बहुत प्रचलन था इसका, इवन पंजाब से भी आइडिया लिया गया है। तो अब देखो पंजाब में अब एक यहाँ पे जिसको इसके साथ रिलेट किया कि पंजाब में क्या, पंजाब का मतलब ये अब नाइक क्या गाता है, कोठे ते आह माइयाँ मिलना तो मिल आके, नहीं तक खसमानू खा माइयाँ। तो ये हो गया पंजाब में। अब ये कौन बोल रहा है, एक बंदा नायक बोल रहा है, तो उसके आगे रिप्लाई में कौन बोल रहा है, नायिका बोल रही है कि लेना है मित्रांते मिलने ता आ जाइया, डर लगता है छितराते। तो अब इस तरह से क्या हो गया, ये जो चीज़ें हैं आपस में मैच कर रही है। देखो माहिया आ गया और दूसरा नहीं मिलेगा, फिर आगे फिर मिल गया, है ना। तो और मित्राते छितराते, तो पहली लाइन का तुकबंदी की सूरत थर्ड से, भले बीच वाले से नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली की होती है मित्राते छितराते, तो ये भी क्या हो रही है, तुकबंदी कहाँ पे हो रही है, फर्स्ट एंड थर्ड में, और बीच वाले में नहीं हो रही है। तो इस तरह से क्या है कि जो ये गांगी है ये एक तुकबंदी बेस्ड पर है और इमीडिएटली इसकी क्रिएशन हो जाती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें क्या है, अपने भाव है, जो इमोशंस है, जो आपकी बात है उसको बताने का एक तरीका है इसको। और साथ साथ क्या है, थोड़ा ड्रामाटाइज भी है ये, और जिसको ड्रामा में यूज़ कर सकते हैं, और एक एंटरटेनमेंट का साधन भी है ये। तो इतनी सारी चीज़ें जुड़ गई है, तो कल्चर का ये पार्ट है। तो अगर आप देखोगे आपके सिलेबस में तो वहाँ पे तो ये अम्यूज़मेंट जो शब्द लिखा हुआ है उसका भी एक चीज़ है ये। और सबसे बड़ी बात है, कल्चर को भी डिपिक्ट करता है, कल्चर को भी दिखाता है किस तरह का कल्चर है। पर अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ये जो चीज़ है वो कम होती जा रही है ना। तो इसको आप देखो गांगी को कहाँ यूज़ करते हैं, गांगी करियाला लोक नाट्य में भी नर्तक और नर्तकी द्वारा प्रेमी और प्रेमिका के रूप में गाई जाती है। तो अब देखो ये क्या इतना बढ़िया कम्बिनेशन बन गया, यहाँ पे डांस भी हो रहा है, वहाँ पे नृत्य भी है, नाट्य भी है, मतलब डांस नाटक, और साथ में क्या हो गई, इस तरह की कोई आपके तुकबंदी हो गई, इस तरह से कोई जो सिंगिंग की फॉर्म में क्या हो गई, वहाँ पे आप अपने जो बात है उसको कन्वे कर रहे हो। तो ये पढ़ना आपके लिए, तो देखो ऐसे लगता है कि मैं क्यों पढ़ रहा है इसको। अदरवाइज़ ये गांगी प्रीलिम्स में पूछा है क्वेश्चन, और मेंस में आप आराम से 4-5 नंबर का क्वेश्चन है, ड्रामा में लिख सकते हो इसको, अम्यूज़मेंट में लिख सकते हो इसको, है ना, अपने कल्चर में लिख सकते हो उसको, सोसाइटी के कुछ जो बढ़िया वाले हमारे जो पुराने एस्पेक्ट्स हैं उनको लिख सकते हो आप, और कहाँ पे कल्चर को रिवाइव करने की ज़रूरत है वहाँ पे लिख सकते हो आप, है ना। और दूसरा जैसे हम बोलते हैं कि हिमाचल को उसके लिए भी प्रमोट करना है हमने, फिल्म सिटी बनाने के लिए, है ना। फिल्म सिटी तो हम बाहर की बात ले रहे हैं, तो ये भी कर सकते हैं ना कि जो हमारे पास ऑलरेडी है इस तरह की जो चीज़ें पड़ी हुई है उनको फिर उस नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो दूसरी चीज़ को प्रमोट करने की वजह अपनी चीज़ को प्रमोट करते रहना चाहिए साथ साथ में, है ना। और इंटरव्यू में काम आ सकती है ये चीज़। तो ये आप इसको, तो यही गिरिराज का फ़ायदा है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसी बड़ी सारी चीज़ें आती है जो आपको बड़ा समझाती है। तो इसमें कुछ अगर आप पढ़ोगे तो इसमें कुछ बताई भी गई है कि क्या क्या कैसे बातें होती है उसके अंदर, गांगी के अंदर। मन्नत पूरी करने वाली है जहारवीर गोगानाथ। तो अब याद रखना जहारवीर गोगानाथ कहाँ पे है, गोगा सलोह मंदिर पालमपुर में है ये कहीं। तो इसके इर्द गिर्द क्या उसके चाय के बगीचे हैं। तो यहाँ से बोल जाता है कि जो ये गोगानाथ है ये कभी राजस्थान साइड कहीं पैदा हुआ था, इधर से इन्होंने कभी विजिट किया था, तो इसलिए इनके यहाँ पे श्राइन टाइप है। तो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि कहाँ पे है ये। नेक्स्ट है देव आस्था मान्यताओं और वो चमत्कारों का केंद्र है महुआदा पीर। अब ये महुआदा पीर देखो, जो तो इस रीजन के हैं उनको तो पता है कहाँ पे हैं, और जो इस रीजन के नहीं है उनके लिए थोड़ा मुश्किल है ये चीज़, है ना। और अब ये क्या है, लखदाता पीर बाबा बोलते हैं इसको, लखदाता पीर बाबा और महुआदा पीर। और महुआदा पीर सबसे पहले क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे एक पेड़ है, महुआ का पेड़ है, तो उस पेड़ के जो जड़ है उसके साथ ही ये माना जाता था कि कोई छोटा सा मंदिर था, और वो किसका था, पीर बाबा का मंदिर था वहाँ पे महुआ के पेड़ पे के साथ। तो इसलिए बोलते हैं इसको महुआदा पीर।
और महुआ पीर। अब सबसे पहले क्या था, इसको कौन इसका संचालन करता था? यहाँ पे एक जाति होगी, यह है बरहाई जाति। तो जो हमारी प्लेन्स वाली बुक है उसमें जो कास्ट वाली जो चैप्टर है उसमें लिखा है ये शब्द बरहाई जाति। तो बरहाई जाति क्या है? एक्चुअली मुस्लिम की एक जाति है यहाँ पे बरहाई जाति। और इसका नाम बरहाई क्यों पड़ा है कि ये जो लोग हैं ये जा के गांव में नाच गाना करके या अपना ढोल बजा के तो वहाँ पे बधाई मांगते थे ये। तो बधाई का मतलब क्या होता है कि जब आपके घर में कोई फेस्टिवल हुआ होगा या कोई बेटा पैदा हुआ होगा तो उस टाइम जो लोग बधाई मांगते हैं, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया बरहाई जाति। तो ये बरहाई जाति क्या कहते थे उस टाइम, इस पीर की पूजा पाठ करते थे वहाँ पे, और वो महुआ जो पेड़ था उसके साथ लगता था ये। अब बाद में क्या कर दिया इन्होंने, क्या कर दिया, खुद ये बरहाई वाले लोग चले गए यहाँ से और वो दे दिया गया तरखान को। तो तरखान जो जाति थी जो कारपेंटर टाइप, उनको ये दे दिया। तो अब ये इसका संचालन करते थे। अब नेक्स्ट क्या है कि इसकी अब अगली जो बात इसकी ये है कि ये है कहाँ पे बना हुआ? बेसिकली जो पोंग डैम है, पोंग डैम के किनारे पर है ये। अब 1975 तक क्या होता है, जो पोंग डैम का जो वैसे 60 और 70 में काम इसका स्टार्ट हो गया था और 75 में पोंग डैम बनकर तैयार हो गया था। अब उस पोंग डैम में क्या है कि बहुत सारे 200-300 गांव क्या करते थे, उनको वहाँ से हटा दिया गया था और कम से कम 30,000 जो घर थे उनको वहाँ से रिहैब करना था। तो अब इस तरह से क्या हो गया कि वो पोंग डैम वाला जो एरिया था वो पानी से भरने लग गया। और जो ये जो मंदिर है या ये जिसकी जो श्राइन है ये कहीं किनारे पे उसकी, तो पोंग डैम की जो यहाँ जो पोंग डैम बनना स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लोगों की डिस्प्लेसमेंट हुई है, उससे ये भी जो महुआ जो पीर है ये भी अफेक्ट हुआ है कांगड़ा के अंदर। तो अब अगला क्या है यहाँ पे ये बात है कि इसकी और भी क्या स्टोरी है। यहाँ पे एक पेड़ है अभी भी जो बड़ा हरा भरा रहता है, वहाँ पे हमेशा फूल रहता है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि अब वो जो वहाँ के जो बरहाई कम्युनिटी थी वो वहाँ से चली गई थी और उसके बाद जो तरखान थे वो उतना ध्यान नहीं देते थे। वहाँ पे जो पेड़ था वो तो ऐसे सूखा हुआ पड़ा हुआ था। तो एक बारी क्या हुआ, कोई बंदा वहाँ पे जाके रेस्ट करने बैठा हुआ था, तो उसको वहाँ पे क्या हो गई, उन पीर बाबा की वहाँ पे दर्शन हो गया उसको। तो पीर बाबा ने उसको बोला होगा कि भैया मैं ऐसे बाबा हूँ, ये हूँ, और मैं ये मतलब यहाँ का जो पहले यहाँ पे पूजा जाता था मैं वही हूँ। तो उसने बोला कि अब अगर चलो पहले तो आप हो या ना मुझे नहीं पता, बट अगर आप हो भी तो आपके तो कोई शक्ति नहीं है अब, और जहाँ आप अपना क्लेम करते हो कि मैं ये बाबा हूँ, आपका तो जो पेड़ है वो बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। तो अगर आप इतने बड़े बाबा हो तो फिर तो आपके यहाँ बड़ी ग्रीनरी होनी चाहिए। तो बाबा ने क्या बोलते हैं उसको, तू एक काम कर, इसके ऊपर चादर लगा दे पेड़ के लिए 2-3 मिनट के लिए। और जब उसमें से चादर हटाई गई तो उसके चादर हटते ही क्या हो गया, वहाँ पे प्रॉपर वहाँ पे जो होती है ना बर्ड्स आने लग गया, वहाँ पे पत्ती आने लगी और लाल तरह के जो फूल आने लग गया वहाँ पे। तो उससे वो बंदा उसको लगा कि हाँ ये मतलब सच में यहाँ पे शक्ति है, सच में यहाँ पे चमत्कार होता है। तो उसके बाद क्या कर दिया, उसी महुआ के पेड़ के ऊपर क्या कर दिया उन्होंने, फिर से वो एक मंदिर टाइप बना दिया और बाद में उसको और रिनोवेट कर दिया। तो यहाँ पे जो पीर बाबा की जो वहाँ पे प्रतिमा है, जो मूर्ति है, वो यहाँ पे एक घोड़े पर बिठाई कर, देखिए जो ब्लू कलर का घोड़ा है तो उस पर बिठाई होती है। तो यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं तो अपने जो भी उनकी मान्यता है मांगी होती है उसको मांगते हैं। तो ये इसलिए तो अब हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ये पीर बाबा वाला कंसेप्ट। अगर हम देखते हैं, एक तो पोंग डैम की बात करेंगे, हम इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हैं, यहाँ कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई थी, यहाँ पे कुछ हमारा लॉस हुआ था। और दूसरा यहाँ पे बरहाई कम्युनिटी कौन है, तरखान कम्युनिटी कौन है, और ये जो है किस जगह पे है, ये जो बाबे की जो श्राइन है, तो ये सारा कुछ हमें जानना ज़रूरी है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये श्राइन हो गई, ये श्राइन हो गई और ये पेड़ हो गया। तो ये पेड़ है और ये हॉर्स है, ये हॉर्स है और ये पीर बाबा है। अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे जो लिखी हुई है, जो थोड़ा मैं इसको डिस्कस करूँगा, ये भी आपके ज़रूरी है। अब पोंग डैम से पानी भराव की वजह से ये दिक्कत हो गई थोड़ी सी। अच्छा एक चीज़ क्या है कि इसमें जो अभी तक जो सबसे बुरी चीज़ हुई है इस पोंग डैम की वजह से क्या हुआ है, यहाँ से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने बताया कि कम 30,000 के करीब यहाँ से फैमिली उठा दी गई थी। इतने 30,000 के लोग करीब लोग यहाँ से डिस्प्लेस किए थे, रिहैब कर दिए थे। वहाँ पे बड़े सारे 200-300 गांव थे इस एरिया में। तो वो कांगड़ा के जो गांव थे, अब ये पानी बेसिकली जाना कहाँ है, जो पोंग डैम बनाया गया तो उधर राजस्थान में एक इंदिरा टनल बनती है
तो उस पोंग डैम का पानी कहाँ डाला जाएगा, राजस्थान में इंदिरा टनल के अंदर डाला जाएगा। और उस इंदिरा टनल से क्या होगा, वहाँ जो डेजर्ट है राजस्थान का, उस डेजर्ट को सिंचाई की जाएगी उसकी, मतलब उस डेजर्ट को बनाया जाएगा कृषि के लायक। देखो उसके पास पोटेंशियल है उस डेजर्ट के पास, पर उसके पास पानी की कमी है। तो पानी के लिए जो भी यहाँ से तरीके लगाए गए, जिसमें से पोंग डैम वाला जो पानी था वहाँ पे पहुँचा दिया, तो अब वहाँ पे क्या होगा, वो एरिया हरा भरा हो जाएगा। और इससे बेनिफिट भी हुआ है, वहाँ के लोगों का बहुत बेनिफिट हुआ है वहाँ पे। अब सरकार ने क्या बोल दिया, जो ये पानी है जहाँ ये पानी जाएगा, जहाँ पे ये पानी बेनिफिट देगा, और वहीं पे हम उन लोगों को बसा देंगे। तो ये अब लोगों को क्या बोल दिया कि हर एक फैमिली को वहाँ पे 15 एकड़ की लैंड दी जाएगी उस एरिया में, और उनको बेनिफिट होगा, उनके ही पानी से उनका जो वहाँ पे इरीगेशन वाला जो काम है वो भी हो जाएगा। तो इस तरह से सरकार ने क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। तो हिमाचल गवर्नमेंट ने पानी राजस्थान को देने की शर्त मंजूर कर दी, और राजस्थान को ये बोल दिया कि आप यहाँ से जो हमारे बंदे हैं उनको अपनी जगह देनी पड़ेगी। तो बिल्कुल सही बात है कि आप जो लोग हैं जहाँ जिनको डिस्प्लेस किया जा रहा है, उनको आप ही वहीं पे रख दीजिए जहाँ पे पानी जाना है। तो सरकार ने ये बात मान ली। बट प्रॉब्लम क्या है कि आज तक ये बहुत बड़ी गलती रही है, या एडमिनिस्ट्रेटिव इसमें एक बॉटलनेक समझ लीजिए, या सरकारी जो एक विल पावर है वो कम है। तो जिसकी वजह से क्या है कि अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं, उनको जो कमिटमेंट किया था उनको रिहैब करने का, वहाँ पे उनको सेटल करने का, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। और अभी 2019-20 में क्या है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस भी जारी किया है हिमाचल की गवर्नमेंट के लिए भी और राजस्थान की गवर्नमेंट के लिए भी, कि आप लोगों ने जो इतने 1975 के बाद, इतने सालों के बाद भी अगर उन लोगों को आपने अभी उनकी जगह नहीं दिलाई, तो इसका मतलब है आपका टोटली फेल्योर है ये, है ना। इसके ऊपर एक्शन ले लेना चाहिए। तो ये एक मुद्दा भी है कि जो हमारे हमारे जो डिस्प्यूट्स है स्टेट के, ये पानी को लेकर, ये सिलेबस का पार्ट भी आपका। तो जैसे कुछ डैम्स को लेकर हमारे पंजाब के साथ है, कुछ लोग राजस्थान के साथ है, और राजस्थान के साथ कौन से वाला हो गया, मेनली ये पोंग डैम वाला, जो यहाँ के जो लोग हैं जिनको वहाँ पे डिस्प्लेस करना था, वहाँ को रिहैब करना था, वो अभी तक वहाँ पे पूरा नहीं हुआ है। तो ये सारी बात है यहाँ पे। तो ये दो तरखान कम्युनिटी हो गई, पोंग डैम हो गया ब्यास नदी के ऊपर, और उस पोंग डैम से जो लोग रिहैब होने थे। और यहाँ पे किसका पीर है, ये महुआ दा पीर, और महुआ एक पेड़ है और उसके साथ ही ये पीर लगता है, और लखदाता पीर बाबा है ये। कैंसर के प्रति जागरूकता आवश्यक। तो ये है विश्व कैंसर दिवस कब होता है, 4 फरवरी 2000 से स्टार्ट हुआ है। तो 4 फरवरी को होता है विश्व कैंसर दिवस, बस इतना याद रखो। और 2000 से स्टार्ट हुआ था, और विश्व भर में 8.8 मिलियन जो लोग हैं कैंसर के मरीज़ होते हैं, मरते हैं। और हिमाचल में इसकी तादाद काफ़ी रहती है, सालाना 24,000 से 26,000 नए केस आते हैं। तो 24,000 से 26,000 के बीच में यहाँ पे भी इस तरह के केसेज आते हैं। शिमला पहाड़ी रियासतों इतिहास लिखा तो उसमें ठीक है, और कौन कौन सी शिमला की जो रियासतें हैं, तो पर ये लिखा है पहाड़ी में, तो पहाड़ी में पढ़ना थोड़ा आसान नहीं है काम। तो यहाँ ये बताया गया है कि शिमला से नॉर्थ में 18 ठकुराई हैं, साउथ में 12 ठकुराई हैं। और वो ठकुराई क्या होगी, जैसे भेजा हो गया, ये दलत हो गया, ऐसी ठकुराई है, और जुब्बल भी ठकुराई थी। तो ये सारी मतलब 18 ठकुराई इसके नॉर्थ में और 12 ठकुराई इसके साउथ में। तो साउथ वाली जो ठकुराई थी कभी वो कंट्रोल में होती थी कहलूर के, और जो ऊपर वाली थी वो होती थी क्योंथल के, सिरमौर के, और शिमला बुशहर के। तो जो ठकुराई थी राजाओं के अंदर काम करती थी, और बाद में अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, इनको आज़ाद कर दिया था, इनको सनद दे दी थी। तो ये बात है कि जो क्योंथल, सिरमौर और शिमला की कंट्रोल में आती, तो 18 ठकुराई होती दूसरे रीजन की, और जो शिमला से साउथ में थी वो 12 ठकुराई थी। और बाकी तो इसमें कुछ बताया कि मतलब लिखा पहाड़ी भाषा में है, तो इतना मुश्किल है पढ़ना। तो अब आपने क्या करना है कि इसका एक और तरीका भी, ठकुराई को वैसे हमारी जैसे बुक है उसमें सारी लिखी हुई है कि कौन सी ठकुराई की कौन किसने बनाई, कौन उसका हेड था, सारी मेंशन है उसमें हिस्ट्री वाले चैप्टर में। तो आप वहाँ से कर सकते हैं, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। राज्य सरकार गद्दी समुदाय के विकास के लिए प्रतिबद्ध। तो गद्दी समुदाय के लिए सरकार बड़े सारे काम करिए, स्वावलंबन योजना, ये वो योजना। तो पर उसमें डिटेल नहीं दिया, सिर्फ बात बोलिए बस। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने के हमने पढ़ लिया कि हिमाचल क्या बन रहा है, पहली स्टेट बन रहा है जो ई प्रणाली स्टार्ट करेगा। लाहौल स्पीति की आर्थिकी में, लाहौल स्पीति की वही वाली बात है कि जो हमारी जो टनल है उसके क्या होगा, बड़े सारे फ़ायदे हो जाएंगे। उसमें कुछ इसके फीचर्स हैं जो बड़े अच्छे हैं। 500 मीटर की दूरी पर इमरजेंसी निकासी होगी, मतलब एग्ज़िट होगा हर 500 की दूरी के ऊपर। वैसे 9 पॉइंट कुछ किलोमीटर की ये पूरी क्या है, टनल है। और 500 की दूरी पर क्या होगा, 500 मीटर की दूरी पर क्या होगा, एक इमरजेंसी एग्ज़िट होगा। 150 मीटर पर आपातकालीन टेलीफोन होगा। अगर देखो ना, इस बार बहुत चांसेस है इसके क्वेश्चन के पूछने के कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टनल,
इसके बेनिफिट क्या है और इसके ऊपर लिखना है आपने। तो और इसके क्या क्या फीचर्स है। तो इमरजेंसी निकास 185 में क्या होगा, एक टेलीफोन कॉल भी होगी, तो वहाँ पे आप टेलीफोन कर लो। 75 मीटर की दूरी पर क्या होता है, फायर हाइड्रेंट हो गया, तो फायर के जो बचने के जो तरीके हैं 75 की दूरी पर ये है मीटर की। और हिमस्खलन मतलब जो एवलांचेस आते हैं, जो गिरती है बर्फ़, उससे बचने के लिए भी क्या होगी, स्नो गैलरी जैसी सुविधाएं बनाई गई है इसमें, है ना। ये भी एक इसका अच्छा पार्ट है। और बाद में क्या होगा, जो यहाँ से जो लोगों का जो ट्रेड होगा, चाहे आलू होगा, मटर होगा, गोभी, काला जीरा, केसर, औषधि पौधे, पतीश और फडू दुनिया के लिए यहाँ से जाएंगे। तो आपके सिलेबस में क्या है, एक चीज़ और लिखी हुई है, जो मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स, तो वो मेंस में लिखी हुई है। तो मेडिसिनल प्लांट एंड हर्ब्स में ये देखो, ये नाम भी यहाँ पे काला जीरा हो गया, केसर हो गया, औषधीय पौधे कौन से हो गए, पतीश और फडू। तो पतीश वगैरह क्या होता है, तो यहाँ से क्या होता है, इनको अगर परमिट से निकाला जाएगा और दुनिया में और देश में क्या होगा, इनका प्रॉपरली ट्रेड हुआ करेगा। और नेक्स्ट है 50 वर्षों की उपलब्धि पर प्रकाश डालेगी मुख्यमंत्री रथ यात्रा। तो अब यहाँ पे हिमाचल सरकार क्या करेगी, रथ यात्रा निकालेगी। और वो रथ यात्रा क्या करेगी, गांव-गांव जाके पंचायतों के साथ कोलैबोरेट करके, और हिमाचल की जो पूरे साल पूरे टाइम की जो भी हिमाचल की जो आज तक की अचीवमेंट्स है, उनको लोगों को दिखाएगी और लोगों को जागरूक करेगी कि इन में हमने अचीवमेंट की है। तो हिमाचल के लिए एक अच्छी बात ये भी कि लोगों इसका इतिहास जानेंगे, इसकी अचीवमेंट्स जानेंगे। तो ये रथ यात्रा स्टार्ट करने जा रही है गवर्नमेंट, और ये थोड़ा टूरिज़्म को बढ़ाएगा। कुटलेहड़ में के गहरा घनेट में 55 करोड़ की लागत से स्थापित होगा अटल आदर्श विद्यालय। अब ये जो स्कीम है अटल आदर्श विद्यालय योजना, ये बहुत अच्छी स्कीम है। इसके मकसद क्या है कि एक तो क्वालिटी एजुकेशन को कराना है, और दूसरा जो हमारे जो सरकारी स्कूल है उनको ऐड पा लाना है जो प्राइवेट स्कूल है उनके, तो ताकि क्या होगा, प्राइवेट स्कूल के मुकाबले में वहाँ पे भी क्वालिटी एजुकेशन मिले, और अच्छा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और वहाँ पे इनोवेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, और कंप्यूटर की अच्छी एजुकेशन हो। इवन सबसे बड़ी बात है यहाँ पे इंग्लिश, क्योंकि जो हिंदी स्कूल है, जो सरकारी स्कूल है, वो इसलिए भी थोड़े बदनाम टाइप रहते हैं कि वहाँ पे पूरा हिंदी में होता है। तो बच्चे क्या होते हैं, उनके आगे पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होती, और इसलिए वहाँ पे पर्सनल डेवलपमेंट में बात की जाती है। और वैसे तो इंग्लिश बोलने से ही पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होती, बट इंग्लिश को भी इसका एक पार्ट माना गया, तो इंग्लिश को इसको मतलब ज़रूरी रखा गया इसके अंदर। तो ये जो सारी स्कीम है, तो ये एक ऐसे स्कूल हो गए। तो पहले इसमें एक बड़ा हर्डल ये भी था कि जहाँ नवोदय स्कूल हो गए, जिस संसद क्षेत्र में जो नवोदय होगा वहाँ पे केंद्रीय स्कूल, वहाँ पे ये स्कूल नहीं बनेंगे। बट अब सरकार ने क्या कर दिया, अलाउ कर दिया कि ये सब जगह बनेंगे। तो अब यहाँ पे तो इतना आगे जाकर तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये कि जो हर एक ब्लॉक लेवल पे भी ये स्कूल बनेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि जो गैप होगा जो सरकारी स्कूलों के बीच में और प्राइवेट स्कूलों के बीच जो गैप होगा, वो पूरा करेगा ये जो अटल आदर्श जो स्कूल योजना है। तो इस तरह से कुटलेहड़ जो है वहाँ पे स्कूल बनेगा। तो और एक 2-3 बातें आपने और याद रखनी है। एक मुर्रा भैंस प्रजनन फार्म लग रहा है यहाँ पे। तो अब ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना कई बार प्रीलिम्स में कि कहाँ पे ये फार्म लग रहा है। जैसे अभी हमारे पास शीप क्रॉस ब्रीडिंग फार्म है, ताल में है, ज्यूरी में है ना। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, एक मुर्रा भैंस प्रजनन फार्म भी लग रहा है कुटलेहड़ में, और अस्पताल बन रहा है बंगाणा में। और एक यहाँ पे बन रहा है कि जो गाय होती है, जो लोगों ने घरों से बाहर फेंकी होती है, उनके लिए भी एक यहाँ पे अभ्यारण्य केंद्र बन रहा है, मतलब यहाँ पे जहाँ पे उन गायों को रखा जाएगा। तो ये भी एक सरकार की मतलब अच्छी उपलब्धि है यहाँ पे। और जडेला में आयोजित स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार सम्मेलन की वर्चुअल मीटिंग हुई थी यहाँ पे, तो इसलिए सीएम ने इसकी बात की है। अब ये क्या है, अभी देखो सरकार ने क्या कर रखा है, अभी हेल्थ में बहुत बड़ा पैसा लगाना है इस बार सरकार बजट में। तो 137% इंक्रीज़ किया गया है। तो बट 137% क्या है कि वो ऐसा नहीं कि पूरा हेल्थ के लिए, उसमें 3 चीज़ें इकट्ठी की गई है। उसमें 3 चीज़ें क्या क्या है, सबसे पहले है सैनिटेशन, और फिर है वाटर, फिर है हेल्थ, और फिर हो गया क्या, वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन। तो इन सबको मिलाकर है बेसिकली है। और जिसमें से बहुत बड़ी अमाउंट किसके लिए, कम से कम 35,000 करोड़ की किसके लिए है, वैक्सीन के लिए। तो अब ये वैक्सीन जहाँ बनेगी, तो अब इस फार्मा में सबसे बड़ी जो हब है स्टेम इंडिया की, वो कौन सी है, बद्दी और नालागढ़ वाला एरिया। तो अब इसके बाद अगर सरकार इतना पैसा खर्च करेगी, तो वो पैसा अल्टीमेटली कहाँ खर्च होगा, वो बद्दी और नालागढ़ वाले में पक्का होगा। वहाँ पे काफ़ी पैसा खर्च होने वाला है। और जिससे कि आप सरकार क्या सोच रही है, वर्ल्ड ड्रग फार्मा बनानी है। तो वर्ल्ड ड्रग फार्मा पार्क बनेगा,
तो इससे क्या होगा, इस बार इसको थ्रस्ट इसलिए मिलेगी कि जो पैसा सरकार ने खर्चना है वो यहाँ पे आ जाएगा। और इससे क्या होगा, सरकार के 15,000 युवाओं को क्या मिलेगा, रोज़गार मिल जाएगा। तो 15,000 नई नौकरियाँ यहाँ पे जनरेट होगी, तो ये इसका एक बेनिफिट रहेगा। तो अब इसका और बट एक प्रॉब्लम ये भी है कि चलो ये तो साल है वैक्सीन के लिए प्रोग्राम, ये हर साल तो नहीं होगा, तो बाद में भी हो सकता है कि अगर ये वैक्सीन वाला प्रोग्राम कम हो जाएगा तो उसके बाद हम अगर इसी बिज़नेस को या इसी फोर्स को दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं किया तो अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। उसको हम बोलता है फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोलता है, कि थोड़े टाइम के लिए आपको रोज़गार मिल गया और बाद में ये ख़त्म हो जाता है। जैसे वर्ल्ड वॉर के दौरान USA में हुआ था, तो USA में जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो दुनिया को बहुत डिमांड थी, बहुत ज़्यादा डिमांड थी उस टाइम पूरे वर्ल्ड को वेपन्स की। तो USA में क्या हुआ, बहुत सारी वेपन्स की फैक्ट्रियाँ खुल गई, फिर वेपन्स बनने लग गया। बाद में जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई तो एक लोगों को बेरोज़गार हो गया, तो उसको फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलता है। तो ये सारी हमारी जो न्यूज़ थी इस वाले पेपर की, तो ये सारी हो गई है। मैं यहीं पे ही एंड कर रहा हूँ और दूसरी क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।